हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान पर। मैं हूं सीए योगेश कुमार अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका। स्टैटिस्टिक्स के जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो अब तक हम कोरिलेशन, रिग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो शुरुआत में किया था वो किया था अपन ने। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जो कि एक टिपिकल टॉपिक माना जाता है स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है। हाइपोथेसिस होता क्या है? सबसे पहले, इन अटेम्प्टिंग टू रीच अ डिसीजन, किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए इट इज यूजफुल टू मेक अजम्पशंस और गैसेस अबाउट द पॉपुलेशन इन्वॉल्व। तो अपन को कोई भी डिसीजन अगर करना होता है तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ गैसेस या फिर अजम्पशंस लेनी पड़ती है अबाउट द पॉपुलेशन इन्वॉल्व। पॉपुलेशन के बारे में अपन अजम्पशंस क्यों लेते हैं? क्योंकि अपन जो भी मीन, मॉड, मीडियन या कोरिलेशन, रिग्रेशन अपन ने निकाला है वो सब किस पे निकाल रहे थे? अपन सैंपल पे निकालते हैं, ठीक है ना। सैंपल पे अपन कैलकुलेशन करते हैं, उसके आधार पे पॉपुलेशन के लिए डिसीजन देते हैं अपन। तो उसके लिए क्या है, अपन को अजम्पशंस लेनी पड़ती है कि जो सैंपल के लिए अपन ने जो भी आउटपुट निकाला है वो ही पॉपुलेशन का भी आउटपुट होगा। सच अजम्पशंस विच मे और मे नॉट बी ट्रू। तो जरूरी नहीं है कि जो अपन सोच रहे हैं वैसा ही होगा पॉपुलेशन में। हो सकता है आपका सैंपल लेने में ही कुछ मिस्टेक हो गई हो, पर कुछ ये मोस्टली क्या होता है, अजम्पशंस क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो इनको क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो भी अपन अजम्पशंस लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन देने के लिए, तो उन अजम्पशंस को अपन क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जो सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। दे आर जनरली स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन के प्रोबेबिलिटी के बारे में बताती है। ये जो हाइपोथेसिस अपन करते हैं ये पॉपुलेशन के बारे में होता है। तो इसमें दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक तो नल हाइपोथेसिस होता है, एक आपका होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? इन मेनी इंस्टांसेस वी फॉर्मुलेट ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस फॉर ए सोल पर्पस ऑफ रिजेक्टिंग और नलिफाइंग इट। तो अपना पर्पस यही होता है कि इसको रिजेक्ट करना है अपन को, मतलब जो अपन सोच रहे हैं वैसा तो होगा ही नहीं, तो उसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू डिसाइड वेदर ए गिवन कॉइन इज लोडेड, वी फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज फेयर, दैट इज p इज इक्वल्स टू 0.5। कॉइन फेयर कब माना जाता है? जब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0.5 हो, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 हो और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 हो, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी हो दोनों इवेंट्स के अकर होने की, तो उस कॉइन को फेयर माना जाएगा। तो P तो क्या हो गया आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गया। तो अगर 0.5 हेड की प्रोबेबिलिटी है तो बचा क्या? 1 में से प्रोबेबिलिटी लेस करोगे तो टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली, इफ वी वांट टू डिसाइड वेदर वन प्रोसीजर इज बेटर देन अनदर, वी फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर। अगर अपन डिसाइड करना चाहते हैं कि पहला जो प्रोसीजर है वो दूसरे से अच्छा है, तो इसके लिए अपन को नल हाइपोथेसिस क्या लेना पड़ेगा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है। That is, any observed differences are due merely to fluctuation in sampling from the same population। अगर कोई डिफरेंस आता भी है तो वो किस वजह से आ रहा है? सैम्पलिंग की वजह से आ रहा है, मतलब अपन ने सैंपल में लेने में कुछ मिस्टेक की उसकी वजह से आ रहा है। बाकी एक्चुअल में उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये अपन को हाइपोथेसिस या अजम्पशन लेनी पड़ेगी। Such hypotheses are often called null hypothesis और are denoted by H0। मतलब जो इनडिफरेंस बताता है ना, मतलब इनडिफरेंस जो दोनों रिजल्ट में सेम, मतलब दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस, या H0 से डिनोट करते हैं अपन इसको। दूसरा होता है अल्टरनेटिव, जो इसका अपोजिट है, मतलब जो अपन ने नल हाइपोथेसिस में अजम्पशन ली है उसका बिल्कुल अपोजिट करना है, उसका उल्टा करना है। एनी हाइपोथेसिस दैट डिफर फ्रॉम ए गिवन हाइपोथेसिस is called an alternative hypothesis। For example, if one hypothesis is p is equals to 0.0, जैसे अपन ने ऊपर डिसाइड किया था कि जो कॉइन है अपना फेयर है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 0.5 है। पर अगर मान लो ऐसा नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? या कि है ना 0.5 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, या तो 0.7 करेंगे या फिर 0.4 करेंगे, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.5 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। A hypothesis alternative to the null hypothesis is denoted by H1। तो इसको अपन H1 से डिनोट करते हैं और इसको अपन क्या करते हैं? H0 से डिनोट करते हैं। तो दो तरह के हाइपोथेसिस हो गए, नल और अल्टरनेटिव। अच्छा, इसके बारे में और क्या बता रखा है? नल हाइपोथेसिस H0, दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और बीइंग टेस्टेड। तो जो अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं या टेस्टिंग करते हैं वो किसकी करते हैं? नल हाइपोथेसिस की करते हैं। जो अपन ने अजम्पशन ली है वो सही है या नहीं है उसकी चेकिंग की जाती है बाद में।
यूजुअली द नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट ए स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस बताता है नल हाइपोथेसिस, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जो भी अपन जो एजम्पशन ले रहे हैं वो मतलब उसका कोई किसी बायस्ड नहीं है, मतलब वो किसी भी साइड एक तरफ उसका पलड़ा भारी नहीं है, दोनों तरफ क्या है बराबर ही है। नो डिफरेंसेस और पुट अनदर वे थिंग्स हैवंट चेंज, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा है वैसा है। मतलब कोई कॉइन है तो वो फेयर होगा तो वो फेयर ही है, या फिर दो चीजों में कंपैरिजन करना है तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस के अंदर। Second alternative hypothesis H1. This is the statement you will adopt in the situation in which the evidence is so strong that you reject H0. तो H1 क्या होता है? Alternative मतलब जो इसका अपोजिट है। तो उसमें जो भी टेस्ट करते हैं तो अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है कि आप H0 का एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, मतलब H0 का आपको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। मतलब जो आपने कहा था कि ना इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आएगा, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, और नल हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। डिजाइन टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। तो टेस्ट से क्या होता है कि अपन को एविडेंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है अपन को, तो उसके लिए क्या क्या एविडेंसेस हैं अपने पास में, तो उन एविडेंस के आधार पे अपन क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस को तो रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड सिग्निफिकेंस और डिसीजन रूल। अभी अपन बोल रहे हैं कि टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट कैसे करना है अपन को? इफ वी सपोज दैट ए पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू बट फाइंड्स दैट द रिजल्ट ऑब्जर्व्ड इज इन ए रैंडम सैंपल डिफर मार्केटेबली फ्रॉम द रिजल्ट एक्सपेक्टेड अंडर द हाइपोथेसिस। मतलब अपन ने कोई हाइपोथेसिस लिया, मतलब नल हाइपोथेसिस लिया कि ये सही होगा, मतलब अपन जो सोच रहे हैं वैसा ही होगा, पर जब सैंपल से अपन ने कोई रिजल्ट निकाला तो वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वैसा नहीं आया, that is expected on the basis of pure chances using sampling theory, then we would say that the observed differences are significant। तो अपन क्या कहेंगे कि जो differences आ रहे हैं वो important है, significant है, and would thus be inclined to reject the hypothesis। तो अगर differences आते हैं तो इसका मतलब अपन को null hypothesis को क्या करना पड़ेगा? reject करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? उसको hypothesis को reject कर देंगे, और at least not accept it, या फिर उसको accept नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी decision नहीं लेंगे, या तो कुछ भी decision नहीं लेंगे या फिर उसको reject करके दूसरा alternate वाला hypothesis अपन accept करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ 20 टॉसेज ऑफ कॉइन यील्ड 16 हेड्स, मतलब आपने कॉइन को 20 बार टॉस किया तो उसमें से क्या है? 16 बार हेड आया। तो जनरल नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए था इसका? कि भाई कॉइन फेयर है, मतलब 50-50% चांसेस होने चाहिए, मतलब 10 बार हेड आना चाहिए था, 10 बार आपके वो आना चाहिए था टेल, पर इसमें क्या है? 16 बार हेड आ गया, 4 बार ही टेल आया। तो इसमें क्या है? ये जो एविडेंस मिला है इससे क्या लग रहा है कि ना ये कॉइन क्या है? फेयर नहीं है, इसमें हेड ज्यादा आता है। तो वी वुड बी इंक्लाइन टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो अपन क्या करेंगे? अपन सोचेंगे कि इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, मतलब ये कॉइन क्या है? फेयर नहीं है। दैट द कॉइन इज फेयर although it is conceivable that we might be wrong, पर जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि कोइंसिडेंस है कि जरूर ऐसा भी नहीं है कि हम एग्जैक्टली 50-50% आना ही जरूरी है, कुछ भी हो सकता है। 16 हेड आ गया तो फेयर में कॉइन में भी 16 बार हेड आ सकता है, पर जो सिचुएशन है या जो एविडेंसेस है वो तो यही कहते हैं कि कॉइन फेयर नहीं है। Procedure that enable us to determine whether observed sample differ significantly from the result expected। तो अपन कैसे डिसाइड करें कि है ना जो अपन ने रिजल्ट निकाला है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डिफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड दस हेल्प्स अस डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, रूल्स ऑफ डिसीजन और सिंपली डिसीजन रूल्स भी कह सकते हैं, ये सारे नाम है इसके। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपन अजम्पशन ले लिया अपन ने, उसके आधार पे अपन डिसीजन ले रहे हैं। अब उसमें डिसीजन लेते टाइम पे क्या है? दो तरह की अपन से गलतियां हो सकती है, तो उसको अपन दो नाम दे रखे हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। टाइप 1 एरर क्या होती है? इफ वी रिजेक्ट ए हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड, मतलब वो अगर वो तो क्या है सही था एक्चुअल में, पर अपन ने जो एविडेंस इस तरह के आ गए कि अपन को रिजेक्ट करना पड़ गया उसको, तो वो कौन सी एरर होती है? टाइप 1 एरर होती है। मतलब वो सही था पर अपन ने क्या किया? उसको रिजेक्ट कर दिया, सही को रिजेक्ट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टाइप 1। इफ ऑन द अदर हैंड वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड, मतलब गलत था पर अपन ने क्या कर लिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सी एरर हो जाएगी? आपकी टाइप 2 एरर हो जाएगी। मतलब इसको रिजेक्ट करना चाहिए था, मतलब गलत था वो, पर अपन ने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कौन सी एरर हो गई? टाइप 2। अगर सही था और रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1, और गलत था और एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो गई? टाइप 2।
इन आइदर केस ए रॉन्ग डिसीजन और एरर इज जजमेंट हैज अकर्ड। तो इस इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, गलत डिसीजन हो रहा है आपका। सही था उसको रिजेक्ट कर रहे हो तो गलत हो गया, गलत था उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी गलत हो गया। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, आपका डिसीजन रॉन्ग हो रहा है। in order for decision rules to be good, they must be designed as to minimize error of decision। तो अपन को रूल इस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि जो एरर है वो कम से कम रहे। दिस इज नॉट ए सिंपल मैटर बिकॉज ऑफ एनी गिवन सैंपल साइज एंड अटेम्प्ट टू डिक्रीज वन टाइप ऑफ एरर इज जनरली अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज इन द अदर टाइप ऑफ एरर। मतलब अगर सैंपल में क्या होता है कि अगर आप किसी एरर को कम करने की कोशिश करते हो तो दूसरे टाइप की एरर बढ़ सकती है उससे। In practice, one type of error may be more serious than the other, and so a compromise should be reached in favor to limiting the more serious error। तो अपन को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है, मतलब अगर थोड़ी बहुत एरर हो तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। The only way to reduce both type of error is to increase the sample size। तो अगर सैंपल साइज को आप बढ़ा दोगे तो वो क्या है, पॉपुलेशन को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसमें एरर होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, विच में और मे नॉट बी पॉसिबल। तो कुछ केसेस में तो पॉसिबल होता है कि आप पूरे पॉपुलेशन का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेटा मीन मोड मीडियन या जो भी आपको कोरिलेशन रिग्रेशन निकालना है। पर कुछ केसेस में क्या है, काफी बड़ा डेटा होता है तो अपन पूरी चीजें उसमें पूरी पॉपुलेशन को यूज नहीं कर सकते हैं कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए, तो उस केस में आपको सैंपल ही लेना पड़ता है। इसको टेबल के फॉर्म में इसने समझा रखा है कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होती है। अपन ने देखा था टाइप 1 क्या होती थी कि ना सही होता था, मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होता था, ट्रू होता था, पर अपन उसको क्या कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे, तो वो क्या हो जाती है टाइप 1। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका डिसीजन सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही को सही मान रहे हो, बोल रहे हो तो करेक्ट ही होगा वो। सही को गलत बोलते हैं तब वो एरर होती है। ऐसे ही इसमें क्या है, गलत है पर उसको आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, टाइप 2 एरर हो गई। गलत को आपने क्या कर लिया, सही बता रहे हो तो टाइप 2 एरर हो गई, और गलत को गलत बता रहे हो तो सही है डिसीजन आपका। गलत को गलत बताने में क्या गलती है, सही है वो तो इसलिए करेक्ट डिसीजन। फिर है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। In testing a given hypothesis, the maximum probability with which we would be willing to risk a टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब अपन 100% तो कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि 100% आपने जो भी डिसीजन दिया है वो सही है, तो उसके लिए आपको क्या है, कुछ ना कुछ परसेंटेज डिसाइड करना पड़ता है कि भाई 95% में श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज सही है, या 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरा जो अजम्पशन है वो सही है। तो आपको एक लेवल डिसाइड करना पड़ता है, उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफन डिनोटेड बाय अल्फा, तो इसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, इज जनरली specified before any sample are drawn so that the result obtained will not be influenced। तो सैंपल निकालने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि मैं 95% सिग्निफिकेंस पे इसको टेस्ट करूंगा। इन प्रैक्टिस सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05 और 0.01 इज कस्टमरी। 0.05 का मतलब हो गया 95% श्योरिटी के साथ में कह रहे हो आप, और 0.01 का हो गया 99% श्योरिटी के साथ में कह रहे हो। 0.05 का मतलब हो गया 5% एरर हो सकती है, और 0.01 का मतलब हो गया कि 1% एरर होने की संभावना इसके अंदर है। Although other values are used, इसके अलावा भी और भी वैल्यूज होती है, 10% भी होता है, कुछ भी वैल्यू जैसे 90% पे आप टेस्ट कर रहे हो, 80% पे टेस्ट करो, इस तरह से कर सकते हैं। इफ फॉर एग्जांपल द 0.05 या फिर 5%, मैंने आपको बताया 5% कहते हैं इसको, सिग्निफिकेंस लेवल इज चोजन इन डिजाइन ए डिसीजन रूल, देन देयर आर अबाउट 5 चांसेस इन 100 दैट वी वुड रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो 100 में से 5% चांसेस होंगे कि आप है ना रिजेक्ट करोगे हाइपोथेसिस को, जब उसको एक्सेप्ट, मतलब टाइप 1 एरर होने के चांसेस कितने रहेंगे, 5% ही रहेंगे आपके, मतलब 95% आपका डिसीजन क्या रहेगा, सही रहेगा। That is, we are about 95% confident that we have made the right decision. In such case, we say that the hypothesis has been rejected at the 0.05 significance level, which means that the hypothesis has a 0.05 probability of being wrong। तो मतलब 5% चांस है आपके गलत होने के, 95% चांस है आपके सही होने के, अगर आप 0.05% वाला लेवल चूज करते हो तो सिग्निफिकेंस के लिए। The level of significance is a probability of rejecting H0 when it is true। मतलब सही है पर आप उसको क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मतलब टाइप 1 एरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो जब सही है और आपने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, करेक्ट डिसीजन हो गया आपका। और जब सही है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर हो गई। टाइप 1 एरर को किससे डिनोट करते हैं अपन, अल्फा से। तो अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, टाइप 2 एरर कब होती है, जब अपन गलत को है ना सही बताते हैं, तो गलत को आपने क्या कर लिया, सही कर लिया, तो टाइप 2 एरर हो गई, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, बीटा से।
ठीक है। और अगर इसमें गलत को गलत रिजेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करेक्ट डिसीजन हो गया तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा। अगर ये बीटा है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा हो जाएगा। तो टाइप 2 एरर के लिए तो बीटा यूज करना है, टाइप 1 एरर के लिए अल्फा। अच्छा, नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइप 2 एरर बीटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर बीटा और पावर ऑफ टेस्ट। जो इसका करेक्ट डिसीजन होगा वो उसको कैसे डिनोट करेंगे 1 माइनस बीटा से डिनोट करेंगे अपन। टेस्ट्स इन्वॉल्विंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो अपन अभी थ्योरेटिकल बात कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है इसको। अब इसको ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके लिए बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपन को नॉर्मल कर्व ध्यान में रखना पड़ेगा जो अपन पहले पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, बाइनोमियल, बायसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ा था। To illustrate the ideas represented above, suppose that under a given hypothesis the sample distribution of a statistic S is a normal distribution with mean S and standard deviation। मतलब S तो आपका क्या हो गया, जो डेटा है जिसके बारे में आप टेस्ट कर रहे हो वो हो गया, मीन आपका पूरे सैंपल का मीन हो गया, म्यू S का मतलब होता है सैंपल का मीन, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन S का मतलब हो गया सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड वेरिएबल Z गिवन बाय, तो अपन को इसमें Z कैलकुलेट करना पड़ता है। Z क्या होता है, अब एक टेबल में वैल्यूज होती है, Z निकालते हैं उसके लिए, ये होता है S माइनस म्यू S अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन S, ये फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले से Z की वैल्यू आती है। इज द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल Z टेबल किसको प्रेजेंट करती है, नॉर्मल कर्व होता है ना आपका, उसको प्रेजेंट करती है Z टेबल, उसकी वैल्यूज Z टेबल में होती है। एज इंडिकेटेड इन फिगर 1, फिगर 1 देखते हैं अपन। ये आपको फिगर दिया हुआ है ये वाला, ये नॉर्मल कर्व है ये अपना, ये 95% पे अपन चेक कर रहे हैं। तो 5% आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंस लेवल हो गया। तो 5% को क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तो आपका सेंट्रल पॉइंट है, इधर से इधर की वैल्यू माइनस में होती है, इधर की वैल्यू प्लस में होती है। तो इसको हाफ हाफ करोगे तो 0.025 हो जाएगा, ये भी 0.025 एरिया कवर कर रहा है। मतलब ये इस रीजन में अगर आपका कोई भी आंसर आ रहा है तो वो क्या है, सही है, करेक्ट है वो आंसर। और इन दोनों में अगर आ जाता है इस वाले रीजन में या इस वाले रीजन में, तो वो क्या है, रिजेक्ट करने वाला डिसीजन है आपका, मतलब रॉन्ग है आपका। ठीक है, मतलब 5% चांसेस रॉन्ग होने के हैं, 95% चांसेस करेक्ट होने के हैं। तो ये उसकी बात कर रहा है। तो Z से अपन वैल्यूज निकाल लेते हैं इस तरह से। एज इंडिकेटेड इन फिगर 1, वी कैन बी 95% कॉन्फिडेंट दैट इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू देन द Z स्कोर ऑफ एक्चुअल सैंपल स्टैटिस्टिक S विल लाई बिटवीन -1.96 टू 1.96। मतलब इसमें 95% पे अगर आप Z की वैल्यू देखोगे तो ये आएगी -1.96 से लेकर के 1.96 तक वेरी करती है। तो अगर अपना आंसर इसके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो 95% कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो कि आपका आंसर सही है। सिंस द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन दीज वैल्यूज इज 0.95। However, if on choosing a single sample at random, we would find that the Z score of its static lies outside the range, we would conclude that such an event could happen with a probability of only 0.05%। अगर अपन पूरे सैंपल की बात कर रहे हैं तो वो जनरली इसी के बीच में फॉल करेगा, पर कोई सिंगल सैंपल ऐसा हो सकता है जो इसमें फॉल नहीं करे, इससे बाहर फॉल करे। तो अपन क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि हमने पूरा 100% ऐसा नहीं कहा है कि 100% इसी में फॉल करेगा, हमने कहा है कि 95% ही इस रेंज के अंदर अपना वैल्यू फॉल करेगा। हो सकता है 5% चांसेस फिर भी हो सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो इस रेंज में ना आए, इसके बाहर आ सकती है। तो ये वही बोलना चाह रहा है कि अगर आप कोई सिंगल सैंपल ऐसा है जो इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो आपके पास एक्सक्यूजेज है कि आप कह सकते हैं कि भाई 5% के चांस तो हमने खुद ने भी माना है कि 5% इसमें नहीं आएगा। If the given hypothesis were true, we would then say that this Z score differs significantly from what would be expected under the hypothesis, and we would then be inclined to reject the hypothesis। तो अपन उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे hypothesis को। The total shaded area 0.05 is the significance level of the test. It represent, तो 5% जो बच रहा है वो क्या बता रहा है, सिग्निफिकेंस बता रहा है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर बीइंग रॉन्ग, मतलब अपने गलत होने की संभावना को क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है। In rejecting the hypothesis, thus we say that hypothesis is rejected at 0.05% significance level and that the Z score of given sample is static is significant at the 0.05 level। तो इसकी वैल्यू होती है -1.96 से लेकर के प्लस का 1.96 तक।
द सेट ऑफ जेड स्कोर आउटसाइड द रेंज, मतलब अगर इस रेंज के बाहर अगर कोई वैल्यू आ रही है, कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन ऑफ द हाइपोथेसिस, द रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस और द रीजन ऑफ सिग्निफिकेंस। द सेट ऑफ जेड स्कोर इनसाइड द रेंज इज दस कॉल्ड द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो मैंने आपको बताया अगर इस रेंज के अंदर आप क्या आ रहा है तो आप उसको क्या रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलेंगे, मतलब वो 95% के अंदर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। और अगर इस रेंज के आउटसाइड आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो क्या है, रीजन ऑफ रिजेक्शन है आपका, मतलब वो जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो क्या है, रिजेक्शन का एरिया है। और द रीजन ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिमार्क्स वी कैन फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डिसीजन रूल्स। तो अपन क्या रूल्स बना सकते हैं, रिजेक्ट द हाइपोथेसिस एट द 0.05% सिग्निफिकेंस लेवल इफ द जेड स्कोर ऑफ द स्टैटिक एस लाइज आउटसाइड द रेंज। तो अपन ये बोल रहे हैं कि अगर इस रेंज के बाहर अगर कोई वैल्यू आ रही है आपकी, तो आप क्या करें, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। Thus is equivalent to saying that the observed sample static is significant at 0.05% level. Accept the hypothesis otherwise. और अगर इसी रेंज के अंदर वैल्यू आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए हाइपोथेसिस को। Because the Z score plays such an important role part in test of hypothesis, it is also called the test statistic. तो जो Z टेबल होती है उसको टेस्ट स्टेटिस्टिक भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में। It should be noted that other significance level could have been used. इसके अलावा अपन ने पहले भी पढ़ा था कि 95% के अलावा भी आप और भी लेवल्स यूज कर सकते हैं, 99 भी यूज कर सकते हैं, 80% भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से कई सारे लेवल्स हैं। तो जैसे अपन 0.01 यूज कर रहे हैं, 0.01 का मतलब 99% वाला यूज कर रहे हैं, तो उस केस में 1.96 की जगह क्या करना है आपको, 2.58 करना है उसकी जगह, 2.58 माइनस का 2.58 प्लस का, ठीक है। अच्छा, जैसे 10% का टेस्ट है तो 10% मतलब 90% पे आप कॉन्फिडेंट हो गए, इसमें 95% हो गया, इसमें आपका 99% हो गया, ये हो गया आपका 99.5% हो गया, 99.8% हो गया, ठीक है। इस तरह से ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं अलग अलग जिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें टेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो वन टेल टेस्ट होता है, एक टू टेल टेस्ट होता है, ठीक है। टू टेल टेस्ट हो गया कि मतलब जो कर्व के दोनों साइड टेस्ट करे, मतलब ये बीच की लाइन है तो आपके इधर माइनस का इधर प्लस का है, तो इस साइड भी टेस्ट कर रहा है, इस साइड भी टेस्ट कर रहा है, तो जो भी सिग्निफिकेंट लेवल होता है उसका आधा आधा कर लेते हैं अपन इधर इधर। और वन टेल टेस्ट होता है कि जो एक ही साइड टेस्ट करना चाहते हैं, या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव साइड टेस्ट करना चाहते हो तो पूरा का पूरा 0.5 इधर ले लेंगे, बाकी का बचा हुआ है आपका एक्सेप्टेंस का रीजन हो गया। एक होता है कि पॉजिटिव साइड ही टेस्ट करना चाहते हैं आप केवल, तो केवल इधर का 0.05 ले लेंगे और बाकी का पूरा एक्सेप्टेंस का रीजन हो गया आपका पूरा। इसमें क्या होता है, बीच का रीजन एक्सेप्टेंस का होता है, बाकी इधर अगल बगल में क्या होता है, ये रिजेक्शन का रीजन होता है। तो इसमें वैल्यूज भी अलग अलग आती है, जैसे 95% का अपन ने टू टेल टेस्ट का अपन देखा था 1.96 और 1.96 प्लस माइनस का होता है, ऐसे ही 99 पे 2.58 होता है। अच्छा, ऐसे वन टेल का ये वैल्यूज हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं कैसे क्या वैल्यूज हैं। आगे, इन द अबव टेस्ट वी वर इंटरेस्टेड इन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द स्टैटिक एस और इट्स करस्पॉन्डिंग जेड स्कोर ऑन बोथ साइड ऑफ द मीन्स। तो बोथ साइड ऑफ द मीन मैंने आपको बताया टू टेल टेस्ट हो गया। Such tests are thus called the two-sided test या two-tailed test बोला जाता है इसको। Often, however, we may be interested only in the extreme values of one side only. केवल अपन एक साइड की भी वैल्यूज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि माइनस में नहीं आना चाहिए, मतलब अपन ने बोला कि मीन जो है वो 5 आएगा और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहे हैं कि नहीं 5 से कम आएगा। ऐसे नहीं बोल रहे कि 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आना बोलने का मतलब क्या होगा कि 5 से कम भी हो सकता है, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। अपन ऐसा नहीं कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि 5 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब अपन वन साइड की बात कर रहे हैं, ऊपर ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे, तो उसमें क्या है, वन साइड टेस्ट करना पड़ेगा अपन को। सच एज व्हेन वी आर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट वन प्रोसेस इज बेटर देन अदर, which is different from testing whether one process is better or worse than the other. इसमें better और worse की बात कर रहा है, जब दोनों की बात कर रहा है तो अपन टू टेस्ट करेंगे, टू टेल वाला, और केवल बेटर की बात कर रहा है, एक ही साइड की बात कर रहा है तो वन टेल टेस्ट करेंगे। सच टेस्ट आर कॉल्ड वन साइडेड टेस्ट और वन टेल टेस्ट। इन सच केस द क्रिटिकल रीजन इज ए रीजन टू वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद एरिया इक्वल टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अपन क्या करते हैं, उसमें वन साइड में ही पूरा का पूरा एरिया सिग्निफिकेंस का डाल देते हैं, मतलब 5% आपको सिग्निफिकेंस का एरिया है तो 5% एक ही साइड में पूरा डाल देंगे। टेबल विच गिव क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जेड फॉर बोथ वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विल बी फाउंड यूजफुल फॉर रेफरेंस पर्पस। नोट, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो अभी अपन ने देखा, तो वन साइड वाले वन टेल वाले हो गए, तो लेफ्ट एंड राइट हो गया इसके अंदर वन टेल, और ये आपका टू टेल वाला टेस्ट हो गया, ठीक है। तो वो लेफ्ट टेल टेस्ट कब करते हैं अपन,
जब अपन को लेस देन का पता लगाना है कि भाई आपने जैसे h0 इज इक्वल टू 5 है, तो दूसरा अल्टरनेट h1 क्या होगा कि 5 से कम होगा, तो उसके लिए क्या होगा, लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। अगर अपन को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो राइट टेल टेस्ट कर लो। अपन बोल रहे हैं कि नहीं उतना नहीं होगा, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू की बात कर रहे हैं, मतलब ना तो कम होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा, तो फिर अपन टू टेल टेस्ट करेंगे। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ मीन म्यू। तो जैसे अपन देखते हैं कि अगर बराबर की बात कर रहे हैं अपन, तब तो नल हाइपोथेसिस बोला जाएगा उसको। इसके अलावा तीन चीज हो गई। अगर अपन बोलते हैं कि नहीं कम होएगा तो लेफ्ट टेल टेस्ट करो, अपन बोलते हैं कि नहीं ज्यादा होगा तो राइट टेल टेस्ट करो, मतलब कम होगा मतलब माइनस में जाएंगे, ज्यादा होगा मतलब प्लस में जाएंगे। और अगर अपन बोलते हैं कि नहीं बराबर नहीं होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, टू टेल टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता है, नॉर्मल करो इधर की साइड प्लस होती है, इधर की साइड माइनस होती है। तो अगर अपन को लेफ्ट हैंड की तरह आपका इधर है, तो लेफ्ट हैंड टेस्ट करना है, तो मतलब कम की बात करें, माइनस की बात करें तो लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, और अगर अपन ज्यादा की बात करें, प्लस की बात करें, तो राइट टेल टेस्ट होगा। ठीक है, in this introduction to statistical test we discuss test involving a population mean m. However, you should keep an open mind and be aware that the method outlined apply to testing other parameters as well. मतलब अपन मीन से टेस्ट करके देख रहे थे कि मीन से कंपैरिजन कर रहे थे, तो अपन इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन से या और भी कई मेजर्स हैं उनसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। पॉपुलेशन का मीन भी ले सकते हैं, अभी सैंपल का मीन ले सकते हैं। टेबल शोज हाउ टेस्ट ऑफ द मीन्स एम आर कैटेगराइज्ड। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया बेसिक, आपको हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कौन सा नल हाइपोथेसिस होता है, उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, टेस्ट कैसे करना होता है, कितने तरह के टेस्ट होते हैं, ये सब अपन ने इसमें डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो अपन आगे के चैप्टर्स के साथ में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।